अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, विच इज़ प्रिलिमिनरी। एंड ये बहुत ही बेसिक चैप्टर होता है सबसे फर्स्ट हमेशा, और सेक्शन फर्स्ट में हमेशा बेसिक होता है, विच इज़ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। So section 1, short title, extent and commencement. Subsection 1, this act may be called the Protection of the Children from the Sexual Offences Act 2012. Subsection 2, it extends to the whole of India. Subsection 3, it shall come into the force on such a date as the central government may by notification direct official gazette at a point. तो सबसेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 कहलाएगा, ये पूरे इंडिया के ऊपर लागू होगा, सबसेक्शन 2 कहता है। और सबसेक्शन 3 कहता है कि ये उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल गेज़ेट में नोटिफिकेशन डाल के अपॉइंट करेगी, विच इज़ 14 नवंबर 2012। और ये इनेक्ट कब हुआ था? 19 जून 2012 को इनेक्ट हुआ था। हमें ये डेट्स हमेशा याद रखनी है बिकॉज ये एग्जाम में आती है। Coming back to the next section, that is definitions. Once again, सब basic. In this act, unless the context otherwise requires, इस एक्ट के तहत इन सब वर्ड्स की डेफिनेशंस जो नीचे बताई गई है वही मानी जाएगी until unless कि वो किसी भी कानून को गलत ठहरा रही है या खारिज करती है, तो बात अलग है। अदरवाइज उनकी मतलब जो है यहाँ से यही लिए जाएंगे जो यहाँ पे डेफिनेशन में दिए गए हैं। करेक्ट? ये सेक्शन नंबर 2 है जिसका सब सेक्शन 1 जो है वो पढ़ रहे हैं हम इन दिस एक्ट के अंदर। अब हम जो पढ़ेंगे ABC, उन्हें हम क्लॉज कहते हैं। लॉ को कुछ पढ़ने का, जो टाइटल्स पढ़ने का होता है, कुछ तरीका होता है, ठीक उसी तरीके से सेक्शन 2 इज डेफिनेशन, सब सेक्शन 1 इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। नाउ clause A, aggravated penetrative sexual assault has the same meaning as assigned to it in section number 5. section 5 में जो भी aggravated penetrative sexual assault का मतलब समझाया गया है वही मतलब जो है जब कभी भी ये वर्ड आएगा इसको माना जाएगा। clause B, aggravated sexual assault has the same meaning as assigned to it in clause B, aggravated sexual assault has the same meaning as assigned to it in section number 9. section 9 में जो aggravated sexual assault का मतलब बताया गया है वही हम मानेंगे। अब आप आगे जब देखेंगे तो बहुत सारी sections हैं। if you thinking कि हम कैसे याद करेंगे तो उसकी एक मैं टेक्निक बताऊंगी which is very easy, तो इससे हमें जो है सारे sections याद हो जाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन। क्लॉज नंबर C, आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज मीन्स आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन और द सिक्योरिटी फोर्सेज और द पुलिस फोर्सेज एज स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल। हमने ये पढ़ा था कि इस एक्ट के अंदर एक ही स्केड्यूल है और स्केड्यूल के अंदर क्या लिखा गया है? यूनियन, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज के नाम लिखे गए हैं। इफ यू चेक आउट द स्केड्यूल तब आपको पता चलेगा उसके अंदर पीछे नाम लिखे गए हैं। तो जब भी हम इस एक्ट के तहत आर्म फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करेंगे तो वो वही उन्हीं की बात करेंगे जो उस स्केड्यूल में मेंशन है, उसके अलावा हम उनकी बात नहीं करेंगे। इन जनरल वहाँ पे सब चीज़ मेंशन है, सारी की सारी ही मेंशन है, बट स्टिल ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो तो हम जब भी हम बात करेंगे तो वो जो स्केड्यूल में मेंशन है वही बात करेंगे। इस एक्ट के तहत एक ही स्केड्यूल है और उस स्केड्यूल के अंदर यूनियन, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज के नाम के बारे में ही लिख रखा है कि कौन सी फोर्सेज जो हैं इस एक्ट के तहत लागू होती है, या ये एक्ट कौन सी फोर्सेज के ऊपर लागू होता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अब क्यों लागू होता है, कैसे लागू होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ क्लॉज D, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये कहता है जो बच्चा है वो 18 साल से छोटा जो होगा, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो बच्चा कहलाएगा। बेसिकली जो भी इंसान 18 साल से छोटा है वो इस एक्ट के तहत चाइल्ड की डेफिनेशन के अंदर आएगा। इस एक्ट के तहत उसे चाइल्ड रेफर किया जाएगा। वेरी क्लियर। बहुत जनों को कन्फ्यूजन होता है 16 ईयर्स और 18 ईयर्स को लेके, तो बहुत ही कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ मैं कि 18 ईयर्स से नीचे का बच्चा इंसान जो है वो बच्चा कहलाएगा इस एक्ट के तहत। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 16 और 18। वो अभी 18 तक जो भी होंगे वो इंसान सारे बच्चे कहलाएंगे। ओके, नाउ ये अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या लिखा गया है, ये डेट अलग 9 नवंबर कैसे है और लागू हम 14 नवंबर की बात करें, तो मैं बता दूं 9 नवंबर को ऑफिशियल गेज़ेट में नोटिफिकेशन डाला गया 2012 में कि 14 नवंबर 2012 से ये एक्ट जो है वो पूरे इंडिया पे जो है वो लागू हो जाएगा। करेक्ट? ना ये पार्ट सेकंड है गेज़ेट का, सेक्शन 3 क्लॉज 2। ठीक है, तो ये लागू हो जाएगा। 9 नवंबर को ऑफिशियल गेज़ेट में आ गया था कि 14 नवंबर से ही लागू होगा, सो कंफ्यूज होने की कोई वजह नहीं है इसमें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज DA। डी हमने क्या पढ़ा था, चाइल्ड क्या होगा। अब डी है हमने क्या पढ़ रहे हैं, ये इसका सब क्लॉज है विच इज़
सब क्लॉज DA, child pornography. Child pornography means any visual depiction of sexually explicit conduct involving a child, which include photograph, video, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child, and image created, adapted or modified but appear to depict a child. चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब होता है किसी भी बच्चे को फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के द्वारा, फिर एक्चुअल बच्चे की इमेज को लेके या क्रिएट करके या ऐसे कुछ तरीके से अडेप्ट करके या मॉडिफाई करके ये डिपिक्ट किया जाता है, ये दिखाया जाता है कि वो बच्चा है। और किस पर्पज़ से दिखाया जाता है? सेक्सुअली एक्सप्लिक्ट करने के लिए, यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जर्व सीन दिखाने के लिए या सेक्सुअली डिपिक्ट करने के लिए किसी बच्चे को कोई भी तरह का विजुअल दिखाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगी। और अगर इसको अपडेटेड वर्जन में ले तो इसके अंदर AI से भी जो क्रिएटेड इमेजेस हैं वो इंक्लूड हो गई। ओके, सो नाउ क्लॉज E, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। क्या होता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप? Domestic relationship shall have the same meaning as assigned to it in clause F of section 2 of Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। ये कहता है कि जब हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पढ़ेंगे, उसके अंदर सेक्शन 2 विच इज़ डेफिनेशंस, उसका जो क्लॉज F है जहाँ पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप को बताया गया है, उसका मीनिंग जो वहाँ पे बताया गया है वही चीज़ यहाँ पे लागू होगी। इफ़ यू वांट कि मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं यही सर्च कर लेती हूँ एंड क्लेरिफाई कर देती हूँ। डोमेस्टिक रिलेशन under woman so ये देख लीजिए, domestic relationship means a relationship between two persons who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or are family members living together as a joint family। 60। ठीक है, तो इसके तहत कोई भी इंसान, बेसिकली कोई भी इंसान एक रिश्ते के तहत, एक नाते के तहत जब दो इंसान मिलके कहीं रहते हैं एक साथ, फिर चाहे कुछ समय के लिए हो, हमेशा के लिए हो, रहे हो, एक घर जो है वो शेयर करते हैं कॉन्जुगेंटी के तहत, शादी के तहत, खून के रिश्ते के तहत बेसिकली, या मैरिज के तहत, अडॉप्शन के तहत, या कोई कज़न रिलेटिव है, वैसे करके जॉइंट फैमिली के तहत अगर आप साथ में रहते हो तो भी जो है वो आप जो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप के तहत आएगा। नाउ इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन अबाउट व्हाट इट मीन्स ऑफ कॉन्सेंचुएटी, तो मैं आपको उसका भी मीनिंग बता देती हूँ। मेरे को जितना पता है इसका मतलब होता है ब्लड रिलेटिव्स, राइट? यस, ब्लड रिलेशनशिप्स। सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जब हम अगली बार ये पढ़ें डोमेस्टिक रिलेशनशिप, तो हमें ये पता है कि ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप्स हो गए या कोई भी तरीके से जब कोई इंसान, एक दो इंसान मिलके एक छत के नीचे रहते हैं, वेदर मेल फीमेल, फीमेल फीमेल, मेल मेल, एनीबडी, तो वो सारे डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आते हैं। करेक्ट? Now, clause F, penetrative sexual assault has the same meaning as assigned to it in section 3। अब इसका मतलब जो section 3 में दे रखा है वही है, ठीक है। clause G, prescribed means prescribed by the rules under this act। prescribed अगर कहीं पे भी लिखा आता है कि prescribed, तो इसका मतलब हो गया कि जो रूल्स इस एक्ट के तहत बताए गए हैं, उस एक्ट के तहत जो लिखा गया है वही प्रिस्क्राइब है। कहीं जगह ये प्रिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर CPC, CRPC, BNS और ये सब आ गए हैं, तो उन सब के तहत। तो बेसिकली ये होता है कि जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब होगा, तो आप इस एक्ट के रूल्स को ही रेफर करेंगे और उसके तहत हम डिस्क्राइब करेंगे। नाउ क्लॉज H, religious institutions shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institutions Prevention of the Misuse Act 1988, 14(1) of 1988। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? ठीक वही है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के तहत इस एक्ट के तहत जो है दिया गया है। बेसिकली सारी की सारी धर्म की जो भी प्लेसेस होती हैं
रिलीजनल, वो सारी आती हैं जहाँ पे धन प्रवृत्ति की जाती है, जहाँ लोग नहीं रहते हैं बट समाज आके धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वो सारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, ज्ञानशाला के लिए भवन होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती है। ये मान के चलिए, आई कैंट डिस्क्राइब, गुरुद्वारे सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, चर्च वगैरह। या क्लॉज आई, सेक्शुअल असॉल्ट। सेक्शुअल असॉल्ट हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 7। सेक्शुअल असॉल्ट का मतलब वही है जो सेक्शन नंबर 7 में है। प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज। यहाँ पे सेक्शंस पढ़ के हम आगे जब पढ़ेंगे तो इट विल बी क्लियर एंड बहुत ईजी है याद करना। फिर क्लॉज जी, दैट इज सेक्शुअल हेरासमेंट, हैज़ द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 11। सेक्शुअल हेरासमेंट का मतलब वही है जो सेक्शन नंबर 11 में दे रखा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्लॉज के, shared household means a household where the person charged with the offences lives or has lived at any time in a domestic relationship with the child. shared household का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जिसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं ऑफेंसेस के, वो या तो जिस बच्चे के जो बच्चा विक्टिम में आया है उस बच्चे के साथ कभी रहा है या रह रहा है एक छत के नीचे, एक घर के अंदर, तो उसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप के तहत रह रहा है या रह चुका है तो उसे शेयर हाउस होल्ड के नाम पे बोला जाता है। कई बार किसी इंसान को एज अ दर्जा दिया जाता है कि यू हैव शेयर्ड हाउस होल्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि जब वो किसी बच्चे के साथ एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं तो उसका मतलब वो इसके अंदर आएगा, राइट। नाउ क्लॉज एल, दैट इज स्पेशल कोड। स्पेशल कोड मीन्स अ कोड डेजिग्नेटेड एज सच अंडर सेक्शन 28। इस एक्ट के तहत सेक्शन 28 में कुछ कोड्स बनाई गई हैं, उन कोड्स को डेजिग्नेट किया गया है इस एक्ट के तहत काम करने के लिए, तो उन्हीं हम कहते हैं स्पेशल कोड्स कहते हैं। मैं आपको ये शॉर्ट में समझा रही हूँ। तो स्पेशल कोड्स का मतलब वही होगा जो सेक्शन 28 में बताया गया है। ठीक है, फिर आता है क्लॉज एम, दैट इज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब वो होगा, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट किया गया है सेक्शन 32 के तहत, राइट। अगर आप प्रोबेशन ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है, ठीक इसी तरीके से इसमें भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो कुछ इस तरीके से सेक्शन 32 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वही हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 32 में। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास डेफिनेशंस हैं नहीं, सारी की सारी यही कही गई है कि आगे सेक्शंस पे जो पढ़ेंगे वही है, जो आगे सेक्शन में पढ़ेंगे वही है, तो ज़्यादा ध्यान देने की कोई बात है नहीं है, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें वेरी क्लियर हो जाएगा। फिर ये कहता है, इसका सब सेक्शन 2 कहता है, द वर्ड्स एंड द एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन आर नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पीनल कोड 45 of 1860, the Code of Criminal Procedure 1972 of 1974, the Juvenile Justice Care and Protection of the Children Act 2015 2 of 2016, and the Information Technology Act 2021 of 2000 shall have the meaning respectively assigned to them in the said codes or the acts. अब ये कहता है कि कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, और एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा, डिफाइन नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उनका मतलब वही होगा जो IPC के अंदर, CRPC के अंदर, JJ के अंदर बताया गया है या IT एक्ट के तहत बताया गया है, वही सेम मीनिंग जो है यहाँ पे लागू होगा। मैंने आपको ये एग्जांपल पहले ऊपर भी दिया था और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म होता है, विच इज़ अ प्रिलिमिनरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है और 2 सेक्शंस खत्म होते हैं, विच इज़ फर्स्ट सेक्शन एंड सेक्शन सेकेंड नंबर सेक्शन, राइट। और